अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। तो हालिया मानसून सीज़न के स्पेल अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। मुल्क के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर बारिशों की कैफियत बरकरार है और उधर भारत की जानिब से आबी जारियत शुरू हो चुकी है। NDMA की जानिब से अलर्ट भी जारी किया गया है कि इंडिया ने उज बैराज से दरिया रावी में 1,85,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया है जो अगले 20 से 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हो जाएगा, जो हर बार इंडिया की तरफ से किया जाता है, जिसके बायस दरिया रावी में जसर के मकाम पर कम नौयत की सैलाबी कैफियत भी मुतवक्के है। जबकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से अगले 48 घंटों में मुल्क के जो मुतादिद इलाके हैं वहाँ पर गरज चमक के साथ शदीद बारिश की पेशगोई भी की गई है और 3 बड़े दरियाओं में तुगयानी का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली बारिशों के बाद मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा कि सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई, मकानों की छतें गिरी और बिजली के करंट लगने के बायस मजमूई तौर पर 76 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं, जबकि 125 अफराद जख्मी हुए और 77 घर भी तबाह हुए हैं। आने वाले 24 घंटों में लाहौर, सियालकोट और नारोवाल में गरज चमक के साथ शदीद बारिश और दरिया चनाब, रावी और सतलुज से मुंसलिक जो नदी नाले हैं उसमें सैलाबी सूरत हाल पैदा होने के बारे में भी बताया गया है। इस तरह से बाज़ अजला हैं वहाँ पर भी बारिश होने की तवक्को है और उधर सिंध में भी मानसून का सीज़न असरअंदाज हो रहा है। कराची के अलावा अगर हम बात करें मीरपुर खास, ठट्ठा की, बदीन की, तो यहाँ पर भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तो ये तो थी मजमूई तौर पर मौसम की सूरत हाल। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज की टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं। सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ पर कातिलाना हमले की मुहिम, वजीर आज़म की मजम्मत। तोशाखाना केस काबिल समाअत, PTI की दरख्वास्त मुस्तरद। कच्चे के डाकू बेकाबू, पुलिस ऑपरेशन नाकाम क्यों। शाहीनों का दौरा श्रीलंका और कौमी टीम के दौरा भारत पर खदशात के साए। और पेंसिल आर्ट से तस्वीरें तख्लीक करने वाले आर्टिस्ट भी होंगे शो का हिस्सा। आपकी आज उनसे मुलाकात भी करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले जिक्र करेंगे तोशाखाना केस से मुतालिक, जहां डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देते हुए इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। 12 जुलाई से केस के ट्रायल का आगाज होने जा रहा है। इससे कबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने कहा था कि तहम्मुल का ऐसा मुजाहरा कभी भी अदालती तारीख में नहीं हुआ। इन्हीं दिनों में IMF वफ्द ने सियासी जमातों से अलग अलग मुलाकातों का एक नया ट्रेंड शुरू किया है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुलाकातें हुई हैं। IMF वफ्द ने जमान पार्क में चेयरमैन PTI से मुलाकात की। चेयरमैन PTI ने IMF प्रोग्राम की मंजूरी के बदले IMF से पाकिस्तान में वक्त पर इंतखाबात की जमानत मांग ली, जो कि हैरानकुन बात है। IMF ने जमानत देने से इनकार कर दिया और ये स्टांस सामने आया है कि किसी भी मुल्क के जो मामलात हैं उसमें एक हद से ज़्यादा दखलंदाजी वो भी नहीं कर सकते। ये नया सिलसिला क्या है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक काबिल तशवीश खबर पर पहले बात करेंगे, जहाँ पर ट्विटर पर एक पोस्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कातिलाना हमले की धमकी देने के लिए प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये चाल बुरी तरह बेनकाब हो चुकी है। रियासती अलामतों पर मनसूबाबंदी से हमले नाकाम होने के बाद वो वाज़े तौर पर बेचैन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ मज़मूम और बदनीयती पर मबनी मुहिम में मसरूफ़ हैं। उनका दूसरों के जरिए आर्मी चीफ को कातिलाना हमले की धमकियां देने का मंसूबा भी इस वक्त बुरी तरह से बेनकाब हो चुका है। उधर सियासी मंजरनामे का जिक्र करें तो मौलाना फजलुर रहमान ने सीनियर सहाफ़ियों से बातचीत की और आइंदा इलेक्शन के हवाले से उनका यह कहना है कि आम इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। वो ये कह रहे हैं कि 1 माह में मरकज़, सिंध और बलूचिस्तान में निगरान हुकूमतें भी कायम हो जाएंगी। दुबई में सियासी बातचीत के हवाले से उन्होंने मुस्लिम लीग नून पर तनकीद की, वो नाला दिखाई दिए। उनका ये कहना है कि इस मीटिंग के हवाले से PDM को एतमाद में लेना ज़रूरी था, क्योंकि ये सब अचानक नहीं हुआ बल्कि मनसूबाबंदी के साथ ये तमाम मुज़ाकरात हुए हैं, जिस तरह से नवाज शरीफ साहब दुबई पहुँचे हैं। दूसरी जानिब एहसन इकबाल ने 2018 के आम इंतखाबात में तजर्बा ना करने के चीनी मशवरे पर बातचीत की। ये मशवरा उस वक्त स्टैब्लिशमेंट को दिया गया था और उस पर बहुत बातचीत हो रही है। एहसन इकबाल ने इसकी वजाहत भी की है। इन तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सीनियर तजियाकार शौकत पराचा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जनरल आसिम मुनीर अभी आर्मी चीफ भी नहीं बने थे, तब से हम देख रहे हैं कि उनके खिलाफ एक मुहिम चल रही है और अगर हम अभी भी बात करें तो इस मुहिम का जो इल्ज़ाम है वो PTI पर है। अब कातिलाना हमले के हवाले से सोशल मीडिया पर हम मुहिम देख रहे हैं, तो ये चल क्या रहा है, इस मुहिम के मकासद क्या हैं, कौन ये सब कर रहा है?
शुक्रिया अनवार खावर। ये एक इंतहाई खौफनाक बात है हमारी पॉलिटिक्स में या उससे बढ़कर हमारी सोसाइटी में। कभी मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि आर्मी चीफ़ के हवाले से कोई इस तरह की गुफ्तगू हो, लेकिन यहाँ तो कातलाना हमलों की बात हो रही है। और शुरू दिन से ही, जब से आपने ख़ुद भी कहा और हम देख भी रहे हैं, पिछले साल से ही जब से आर्मी चीफ़ की तैनाती हो रही थी या होने वाली थी या हुई थी, तो पीटीआई के चेयरमैन उनकी ज़ात को या उस पोस्टिंग को ही मुतनाज़ा कर रहे थे और वो सिलसिला जारी रहा। आपको याद नहीं है वो कहते थे कि बस एक शख्स के अलावा किसी को भी लगा दें। आपको याद नहीं वो कहते थे कि जी मेरिट पर तकर्री होनी चाहिए, बहुत ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, लेकिन मेरिट जो है वो उसी पर होना चाहिए। और आपको याद नहीं है कि उनका फेवरेट तो कोई और था जिनको वो बनाना चाह रहे थे, और बार बार ये बातें सामने आईं। लेकिन अब सूरत हाल जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, वज़ीर आज़म जब कोई बात करते हैं तो एक पूरे उस प्रोसेस से वो इंफॉर्मेशन ऊपर फिल्टर होके जाती है और वज़ीर आज़म तक पहुंचती है। मींस के पूरे सिस्टम ने ये डिटेक्ट किया होगा कि इस तरह से कोई शर्मनाक मुहिम भी जारी है, और साथ साथ जो कातलाना हमले की बातें हो रही हैं, यानी अभी 9 मई की जो स्याही है वो खुश्क नहीं हुई। जो 9 मई को हुआ वो भी हमने कभी नहीं सोचा था, उसके बारे में तसव्वुर भी नहीं किया था। लेकिन जो कुछ हो गया, विजुअल आप भी रोज़ाना चलाते होंगे, आपका चैनल भी चलाता होगा विजुअल 9 मई वाले, वो क्या था? अगर वो सही विजुअल्स हैं, वो सब कुछ हुआ, वो कोर कमांडर हाउस पे अटैक हुआ, वो पेशावर में अटैक हुआ, वो दीर में अटैक हुआ, वो GHQ पे अटैक हुआ, वो फैसलाबाद में अटैक हुआ, वो लाहौर में अटैक हुआ, अगर वो हुआ तो फिर ये जो वज़ीर आज़म साहब ख़बरदार कर रहे हैं ये भी फिर एक हकीकत। और कुछ ऐसे जो वज़ीर आज़म ने कहा प्रॉक्सीज़ के ज़रिए, तो प्रॉक्सीज़ तो आपको रोज़ाना सोशल मीडिया पर नज़र आती है, रोज़ाना ट्विटर पर ये बातें होती है, रोज़ाना बैठकर वो जो 10-12 सालों से बिठाए हुए थे लोग जिनका काम ही यही था, 2 ट्रैक पे वो काम कर रहे थे। एक तो जो मुल्क की सियासी क़यादत है उस वक्त से लेके आज तक, एक तो उनको बदनाम करना था, और दूसरा फिर एक और सियासी जमात को या उसकी क़यादत को पवित्र साबित करना था। वो न सिर्फ सोशल मीडिया से पवित्र साबित करने की कोशिश की गई, बल्कि वो तो सादिक और अमीन का टाइटल भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दिया गया। तो हम एक बहुत ही खौफनाक, अल्लाह माफ़ करे, बहुत ही खौफनाक पॉलिटिकल प्रोसेस से या जो मुल्की प्रोसेस है उससे गुजर रहे हैं, और इस तरह की चीज़ें जो सामने आ रही हैं शायद कभी सोची भी नहीं जा सकती थी। ठीक है प्राचा साहब, लेकिन रियासत बहुत ताकतवर होती है। अगर इस तरह के कुछ मामला पेश आ रहे हैं, 9 मई का वाकया पेश है, अपनी समझ से कुछ देर हो रही है इन तमाम अनासर का कला कमा करने के लिए? किस बात का इंतजार किया जा रहा है? ये बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन मेरे ज़हन में हर वक्त रहता है कि कोई और भी बड़ा सानिया होगा इस मुल्क में 9 मई के बाद। 9 मई को जो कुछ हुआ, अपने ही फौज पर, अपने ही जवानों पर, अपने ही शहीदों के लहू के वारसों पर हम लोग खुद ही चढ़ दौड़े। और फिर भी जो 4 लफ्ज़ कहे थे आर्मी चीफ ने पेशावर में जाकर, जो सबसे पहला रद्द अमल आया था, प्लानर, बैटर्स, इंस्टिगेटर्स एंड एग्जीक्यूशनर्स। अब एग्जीक्यूशनर तक तो हो रहा है, और वो भी बड़े अनफॉर्चुनेट बात है। परसों पंजाब के वज़ीर आला जनाब मोहसिन नकवी साहब ने एक मीटिंग चेयर की, ब्रीफिंग ली इसी पेशरफ्त का जायज़ा लेने के लिए। वहाँ पता चला कि अभी तो शनाख्त का अमल ही मुकम्मल नहीं हुआ। वहाँ तो ये पता चला कि जो मफरूर हैं वो भी अभी मुकम्मल तौर पर गिरफ्तार नहीं हो चुके। अब बजाय कि हम प्लानर्स तक पहुँचते, बजाय इसके हम बैटर्स तक पहुँचते। तोशा खाना की अभी भी आपने भी बात की और अब वो काबिल समात करार पाया है। मुझे ये बताइए, अगर फौज पर हमला करने वालों को अभी तक जो कला कमा का वर्ड आपने यूज़ किया वो नहीं हो सके, तो तोशा खाना है, फलाना केस है, ये जो 190 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड वाला लंदन वाला केस है, और भाई ये फिर बहुत कम छोटे छोटे केसेस हैं। अगर GHQ पर अटैक के बाद लोग इस तरह से स्कॉट फ्री फिर रहे हैं, तो तोशा खाना में मुझे क्या तोशा खाना से कोई गर्ज है? एक कोर्ट कहती है कि इसमें कुछ नहीं है, दूसरी कोर्ट कहती है कि नहीं नहीं इसमें बहुत कुछ है। ये बड़े छोटे केसेस हैं। फौज के ऊपर अटैक करना, आपको याद है ट्रंप ने एक हरकत की थी अमेरिका में 6 जनवरी पिछले साल की।
ट्रंप का ट्विटर भी बैन हो गया, ट्रंप का फेसबुक भी बैन हो गया, ट्रंप की स्टेटमेंट्स भी बैन हो गई, लेकिन पाकिस्तान में ट्विटर भी खुले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में फेसबुक भी चल रही है और रोज़ाना की बुनियाद पर ये जो प्रॉक्सीज हैं बैठकर ये तो हर किस्म का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ कर रही हैं। एक चीज़ ज़रूर है जो रिकॉर्ड पर होनी चाहिए, फ़ौज ने अपने एहतसाब का अमल मुकम्मल किया। कैसे किया? उन्होंने 3 सीनियर अफसरों को इंक्लूडिंग लेफ्टिनेंट जनरल जो हम समझते हैं कोर कमांडर लाहौर थे, उनको नौकरी से बर्खास्त किया। फिर 3 मेजर जनरल्स, 7 ब्रिगेडियर समेत 15 सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई शुरू है। वो तो अपना एहतसाब का अमल कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रोसिक्यूशन, हमारी इन्वेस्टिगेशन, हमारी फिर जो जुडिशल प्रोसेस है उसमें तो चीज़ें शायद अभी सामने नहीं आई। कार्रवाई जब चलेगी तब देखेंगे। ठीक है पराशा साहब, एक और बड़ा अहम इशू है और हैरानकुन बात भी है कि IMF वक्त मुआहदे को यकीनी बनाने के लिए सियासी जमातों से मुलाकातें कर रहा है। मेरा जहाँ तक ख्याल है ऐसा तारीख में पहली बार ही देखने में आया कि IMF सियासी जमातों से अलग अलग मुलाकातें कर रहा है इस हवाले से। सियासी जमातों से अलग अलग मीटिंग्स भी कर रहे हैं और लेवरेज भी IMF के पास है। ये लेवरेज जो उनके पास है ये बड़ी डेंजरस है हमारे मुल्क के लिए। इसका मतलब ये है कि जो वो शर्त चाहें मनवाएं, हम तो डिवाइडेड हैं, हम तो तकसीम हैं। मुज़ाकरात हमेशा एग्जेक्टिव के साथ किए जाते हैं। एग्रीमेंट जब साइन होगा वो एग्रीमेंट हुकूमती नुमाइंदों और IMF के सामने, अब तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया, जब वो एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास होगा तो उसमें भी यही होगा कि हुकूमत पाकिस्तान जो इस वक्त है वो आपको मालूम है एक सिविल गवर्नमेंट है, लेकिन चूँकि 1 साल से PTI ने खुद एग्रीमेंट किया था, यही चेयरमैन PTI थे जिन्होंने एग्रीमेंट किया था अपनी हुकूमत के दौरान, फिर उन्होंने उसी एग्रीमेंट को वायलेट किया जिस वजह से IMF नाराज़ हुआ। फिर अप्रैल में ही पिछले साल ये हुकूमत आई, 25 मई को वहाँ UAE में मुज़ाकरात होना थे, यहाँ लॉन्ग मार्च का शोशा छोड़ा गया तो वो IMF वाले भी भाग गए थे। अब सूरत हाल ये है कि वो शायद इसलिए मिल रहे हैं जाकर कि कम अज़ कम जो एक कंटिन्यूटी का तसलसल का एक एलिमेंट है कि जो भी यहाँ डिस्पेंसेशन हो, 12 अगस्त के बाद ये हुकूमत रहती है नहीं रहती, ये असेंबली रहती है नहीं रहती, ये तो अभी खैर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन प्रिज्यूमेबली कि ये हुकूमत 12 अगस्त तक है, उससे पहले भी टूट सकती है। फिर बाद में जो गवर्नमेंट आएगी, $3 बिलियन का एग्रीमेंट है, अगर आने वाली हुकूमत कंटिन्यूटी नहीं करती, फिर कोई खड़ा हो जाता है, वो कहता है कि हम IMF के साथ किए गए मुआहदे की पासदारी नहीं करते। लेकिन पराशा साहब आप नहीं देख रहे कि अब IMF की जानिब से कुछ सियासी किरदार अदा किया जा रहा है। चेयरमैन PTI भी हम देख रहे हैं, पहले साइफर की बात करते थे, फिर अमेरिका से मदद मांगते नजर आए, अब IMF को ये कह रहे हैं कि इलेक्शन की गारंटी इस हवाले से दी जाए। उनको भी खुददारी का मुजाहरा करना चाहिए, वो तो हकीकी आज़ादी की बात करते थे, गुलामी से निजात के दर्स देते थे, अब वो सियासी किरदार अदा करने का कह रहे हैं IMF को। ये जो आपने टर्मिनोलॉजी यूज़ की ना, ये बस कहने वाली हैं कि साइफर था, ये देखें अमेरिका ने साजिश की, फिर खुद ही कह दिया कि नहीं सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट। राजा साहब इसी के पीछे तो लगाया गया लोगों को, और फिर खुद ही कहना पड़ा कि नहीं अमेरिका नहीं था, बल्कि यहाँ से पाकिस्तान से कॉन्स्पिरेसी एक्सपोर्ट हुई थी। फिर जनरल बाजवा साहब का नाम लगा दिया गया। बुनियादी तौर पर जो पहला सवाल आपका था उसी सवाल पे ही रहें, और उसमें यही था कि PTI के चेयरमैन इमरान खान वो शुरू से ही फ़ौज के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, वो फ़ौज को एड्रेस करते हैं, वो तनकीद भी फ़ौज पे करते हैं, वो मुतालबात भी फ़ौज से करते हैं, वो कंट्रोवर्सीज़ भी फ़ौज के हवाले से पैदा करते हैं। उन्होंने ही पाक फ़ौज को इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया, ये जो कातलाना मुहिम है, कातलाना हमले की, पाकिस्तान की आर्मी के सरबराह के खिलाफ ये मुहिम चल रही है। जस्ट इमेजिन के इसकी कनोटेशन क्या है। आर्मी की सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक प्रेस्टीज नहीं है, दुनिया भर में प्रेस्टीज है, और सबसे ज़्यादा उसका मुजाहरा होता है अगर आप वर्ल्ड पीस कीपिंग, जो UN की पीस कीपिंग मिशन हैं, सबसे ज़्यादा अगर किसी की अफवाज की, किसी की फ़ौज की, किसी के प्रोफेशनलिज्म की, किसी के डिसिप्लिन की तारीफ़ की जाती है
है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तानी फ़ौज की है। और अपने ही मुल्क में खड़े होकर इस तरह की बातें की जाएं कि हम इक़्तिदार से निकल गए उनकी वजह से। जिस तरह हम IMF के सियासी किरदार की बात कर रहे हैं, उसी तरह एक और बड़ी चर्चा हो रही है एहसन इकबाल की, जो चीन के हवाले से स्टेटमेंट सामने आई है। वो ये कह रहे हैं कि 2018 के जब आम इंतखाबात थे तो तजर्बा ना करने को कहा गया था चीन की जानिब से। तो चीन दूसरे किसी ममालिक में सियासी मुदाखलत तो नहीं करता, लेकिन शायद सिफारती पैगाम कुछ और बात होती है। इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? सब्सिक्वेंट जो रेवोल्यूशन थी उनसे तो यही पता चला कि जो गवर्नमेंट आई 2018 के इलेक्शन के बाद, फॉरेन पॉलिसी पर उन्होंने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को आइसोलेट किया। वो कैसे? आपने कहा कि जी हम जो है वो अब एक नया अल जज़ीरा टाइप टेलीविज़न खोलना चाह रहे हैं मलेशिया और तुर्की के साथ मिलकर। तो आपने कहा कि नहीं, हम अब उधर जाएंगे कुआलालंपुर समिट में। सऊदी अरब नाराज़ हुआ कि आप बताएं तो सही वहाँ समिट के मकासद क्या हैं। आपने कहा नहीं, अब हम कुआलालंपुर समिट नहीं जाते। तो पहले सऊदी अरब को नाराज़ किया, फिर आपने कुआलालंपुर को नाराज़ कर दिया, मलेशिया को नाराज़ कर दिया। तुर्की आपसे नाला रहा। पूरे 3.5 में आपके साथ एक बार विज़िट हुआ था, मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज दोनों की देख रहा था, वो जैसे मजबूरी में तो साथ चल रहे हैं, कोई एक्सप्रेशन ऑफ ब्रदरहुड या जो वार्मथ होती है वो नहीं थी। सऊदी अरब मसलसल आपसे नाराज़ रहा। आपने पता नहीं उनके बारे में अपनी कैबिनेट मीटिंग में क्या आप कहते रहे, आपके अपने वज़रा सऊदी एम्बेसडर को जाके वो बातें करते रहे, वो अपनी हुकूमत को बताते रहे। अमेरिका को आपने कभी साइफर का लगाया, कभी आपने कुछ इल्ज़ाम लगाया, वो आपने नाराज़ किया। फिर कश्मीर के ऊपर एक आधे घंटे के लिए खड़े होकर और कश्मीर हाईवे का नाम तब्दील करके श्रीनगर हाईवे बनाकर आपने वो जो 76 साल में 75 साल में या उस वक्त 70 साल थे जो कुछ नहीं हुआ था, यानी स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35, वो आपके दौर में हो गया। उल्टा आप वहाँ से आए अमेरिका से, आपने कहा ओहो मैं तो वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूँ। तो ये सब आइसोलेशन भी थी ना जी। तो कलेक्टिविज्म में, उस कलेक्टिव आइसोलेशन में अगर आप चाइनीज़ फैक्टर देखें तो इस मुल्क में कोई नहीं जानता कि सी पैक स्लो हो गया था। इस मुल्क में कोई नहीं जानता, जो रज़ाक दाऊद जो उस वक्त वज़ीर मुशीर तिजारत बने थे, उन्होंने कहा था कि सी पैक को 1 साल के लिए फ्रीज़ कर दिया जाए। फिर कोई नहीं जानता कि इसी IMF ने सी पैक की पूरी डिटेल्स मांगी थी। चीन मना करता रहा कि आप सी पैक की डिटेल्स नहीं दें। सारी डिटेल सी पैक की IMF के सामने रख दी गई थी। तो अगर कुछ ऐसी बात हुई है तो वो बिल्कुल बेजा बात नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजिया का शौकत पराचा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे कच्चे के डाकुओं से मुताल्लिक। जनूबी पंजाब और सिंध की दरियाई पट्टी को कच्चे का इलाका कहा जाता है और ये इलाके लंबे अरसे से डाकुओं की आमाशगाह बने हुए हैं। हम बचपन से ही इनके जो किस्से कहानियाँ वो सुनते आ रहे हैं। डाकुओं को कच्चे के डाकू कहा जाता है। यहाँ पुलिस, रेंजर्स और फौज भी ऑपरेशन कर चुकी है, लेकिन अभी भी तवील ऑपरेशन के बाद भी ये इलाके इन डाकुओं से आज़ाद नहीं करवाए जा सके। ऑपरेशन के बावजूद इनकी ताकत में भी कमी नहीं आ सकी, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिंध और पंजाब की पुलिस से बेखौफ ये जो डाकू हैं, ये तावान ना देने पर 2 हफ्ते में 3 मखफियों को कत्ल भी कर चुके हैं। कच्चे के ये डाकू 2 सूबों की पुलिस के लिए दर्द सर बन चुके हैं। ताज़ा वाक़े में डाकुओं ने 2 करोड़ तावान ना मिलने पर टैक्सी ड्राइवर अरशद महमूद को कत्ल करके उसकी लाश रहीम यार खान के इलाके माशके में फेंक दी। मकतूल रावलपिंडी से सस्ती गाड़ी के झांसे में आकर उबाड़ो गया था। डाकुओं ने कनकोट में SHO समेत 3 अहलकार भी अगवा कर लिए थे। डाकुओं का शिकार होने वाले बेशतर अफराद हनी ट्रैप का निशाना बनते हैं। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट वहाँ पर मौजूद हैं अब्दुल मजीद शर, उनसे मजीद जानेंगे। अब्दुल मजीद, सिंध और पंजाब की पुलिस की हम बात कर रहे हैं, ऑपरेशन गुज़श्ता कई माह से जारी है डाकुओं के खिलाफ, तो खातिर खा कामयाबी क्यों नहीं मिल रही इसमें? जी बिल्कुल, ये आप देखें कि ये कई माह से नहीं बल्कि कई सालों से जो है पुलिस का ऑपरेशन इन कच्चे के एरियाज में जारी है, जिनमें रहीम यार खान का कच्चे का इलाका है और उसके साथ साथ जो है बॉर्डरिंग एरिया जो है सिंध का डिस्ट्रिक्ट घोटकी का कच्चे का इलाका, जिसमें रावंती
आंदल, सुंदरानी और दीगर कच्चे के इलाके शामिल है। 1990 से लेकर अभी तक जो है पुलिस के ऑपरेशन है, पर पुलिस जो है इस डाकू राज को जो है खत्म नहीं कर सकी। इसी हवाले से जब हमारी पुलिस ऑफिशियल से बात होती है तो वो कहते हैं कि इन एरियाज में हर साल जो है सैलाबी सूरत हाल बनती है, और ये जो एरिया है 200 किलोमीटर पर फैला हुआ जो है एरिया है, तो इसमें सैलाबी सूरत हाल बनती है। तो यहाँ पर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कच्ची सड़कें हैं, वो मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब हो जाती है, और जो है दरिया के कुछ जो है इससे वो जो है पानी जो है फैल जाता है। तो यहाँ पर जो पुलिस की एक्सेस है, पुलिस व्हीकल्स की, वो जो है महदूद रह जाती है, और वो एक्सेस जो है कम्प्लीटली वहाँ पर नहीं होती। इस वजह से जो है पुलिस के ऑपरेशन जो है तकरीबन कोई 30-35 साल से चल तो रहे, लेकिन ये डाकू राज जो है खत्म नहीं हो पा रहा। सेकेंडली मैं आपको ये भी बताऊं कि जो कच्चे के डाकू है, खासकर डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान और डिस्ट्रिक्ट घोटकी के, तो उनके पास हेवी मशीन गन्स हैं जो पुलिस के पास अवेलेबल नहीं है, जिनमें मार्टर गन है, 12.7 है, आरपीजी फायर है, और उसके साथ साथ जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं। ये बड़ा उनके पास अटरली जो है वेपनरी जो है बड़ी मिकदार मौजूद है। और उसके साथ साथ जो ये कच्चे के डाकू हैं, इनको ट्राइबल सपोर्ट भी हासिल है। लाखों ट्राइबल के जो लोग हैं उनकी सपोर्ट करते हैं, चाहे वो जुल्म करें या ना करें। अगर उनके खिलाफ अगर कोई पुलिस ऑपरेशन वगैरह करती है तो वो यकजा होकर जो है पुलिस का सामना नहीं करते। इसी हवाले से घोटकी पुलिस की अगर बात की जाए तो इसी रवां साल के दौरान जो है 8 माह में पुलिस का काफी नुकसान हुआ है। एक डीएसपी, एक जो है 2 एसएचओ और उसके अलावा दीगर जो पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के साथ साथ जो है 1 दर्जन से जायद जो है पुलिस एहलकार जो है। ठीक है, तो मजीद कच्चे के डाकुओं को हम देख रहे हैं कि वो हनी ट्रैप के जरिए लोगों को बरगला रहे हैं, सोशल मीडिया का वो बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह से अभी हम एक रीसेंट वाकया डिस्कस कर रहे हैं कि पिंडी से एक ड्राइवर था जो गाड़ी खरीदने के लिए वहां गया है सस्ते दामों, तो वो तो सोशल मीडिया का भी बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, और इन दिनों में 3 अफराद कत्ल हुए हैं। इस पर इलाके के लोग भी क्या कह रहे हैं? इलाके के लोगों में तो काफी खौफ फैला हुआ है। इसी हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि पहले जो ये सोलर पैनल एनर्जी सिस्टम नहीं था, तो एक कच्चे के इलाकों में बिजली वगैरह की जो सहूलत नहीं होती थी जी, तो उनके लिए मोबाइल का यूज करना जो है काफी मुश्किल होता था। तो अभी सोलर पैनल्स ने उनकी जो है मुश्किल आसान कर दी है, और कच्चे के इलाकों में जो है मजबूत तरीन जो है वहाँ पर सेल्यूलर नेटवर्क मौजूद है, 4G मौजूद है। ये मुख्तलिफ एड देकर गाड़ियों के और उसके अलावा जरूरत बराए रिश्ता के और साथ साथ जो है सस्ते मवेशियों के ये फेसबुक अकाउंट्स के जरिए, ट्विटर अकाउंट्स के जरिए या यूट्यूब के जरिए जो है लोगों को वर्गलाते हैं, और जो सादा लोग हैं वो इनके झांसे में फंस जाते हैं। मेन इनका जो पॉइंट है डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान का जो सादकाबाद का इलाका है, मेन पॉइंट वहां पर लोगों को बुलाते हैं, फिर उन्हें आहिस्ता आहिस्ता वर्गला कर ये उबाड़ो, माच का, मुरीद शाह, इन्हीं रास्तों पर जो ये नेशनल हाईवे का एरिया है वहां पर बुलाते हैं। फिर इनका तरीके वारदात ये है कि वहां पर अपना कोई बंदा भेजते हैं मोटरसाइकिल पे या गाड़ी पे कि हम अपना ड्राइवर भेज रहे हैं, आप इनके साथ आ जाएं। फिर आगे चल के ये उबाड़ो से तकरीबन कोई 30 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के फासले पर तकरीबन ये बचाव बंद है दरिया सिंध का, वहां पर जैसे ही ये लोग पहुंचते हैं तो उनको अगवा कर लिया जाता है। रिसेंटली जो है ये अरशद महमूद जो है पिंडी के रहायशी, वो भी उबाड़ो के रास्ते जो है अगवा हुए थे, और जो बॉर्डरिंग एरिया है ठीक पिकेट नंबर 1 जो है सिंध पुलिस घोटकी पुलिस की माशका के हदूद में उसका जो है लाश फेंका गया था। इंतहाई इन्होंने जो है बेरहमाना कार्रवाइयां अभी तो शुरू कर दी हैं। मुख्तलिफ गैंग्स जो है इसमें मुलविस हैं। पुलिस जो है अभी जो रिसेंटली पुलिस की जो कारकर्दगी है, उन्होंने 60 चौकियां बनाई है, लेकिन जो आगे कच्चे का मेन एरिया है वहां पर जाने से पुलिस जो है मुकम्मल तौर पर गुरेज आई, क्योंकि उनके पास असला ही ऐसा है जो पुलिस के पास नहीं है। तो अगर पुलिस इस ऑपरेशन में कामयाब नहीं हो पा रही, पुलिस को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो फिर रेंजर्स या फौज की मदद नहीं ली जा रही, या उसके बारे में भी सोच विचार जारी है, कोई प्लानिंग की जा रही है? जी, इसी हवाले से आईजी सिंध साहब यहाँ पर रिसेंटली जो है रौंती कच्चे के इलाके में आए थे। न्यू न्यूज की टीम ने उनसे सवाल पूछे कि अगर आप यहाँ पर कामयाब नहीं हो सकते तो आप रेंजर्स और जो है फौज को क्यों नहीं तलब करते। उसी हवाले से उनका कहना था कि जो है कानूनी कुछ जो है अख्तियारात हमारे पास नहीं है, हमने लेटर भी लिखे हैं जिसके बावजूद भी जो है हमें कोई मदद जो है फराहम नहीं की जा रही। जबकि जो ये सिविलियन आर्मेड फोर्स है पुलिस, उनके पास हेवी मशीन गन्स या इतने बड़े हथियार जो है यूज करना उनके लिए जो है कानूनी मसला भी बनता है, इसलिए वो डाकुओं के खिलाफ जो है
हैवी गन्स जो है यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये यहाँ पर सिविलियंस आबादी है, तो सिविलियंस का भी नुकसान होने का खदशा होता है, क्योंकि किरास जो है फायर होने का खदशा होता है। और उसके अलावा यहाँ पर दर्जनों मुगवी भी कैद होते हैं, तो पुलिस को तो काफी एहतियात करना पड़ता है, जबकि जो डाकू हैं वो एहतियात से काम नहीं लेते, इसलिए जो है वो काफी यहाँ पर कामयाब। ठीक है, तो पुलिस की जानिब से अभी तक मीडिया को क्या बताया गया है कि कितना इलाका बागुजार कराया जा सका है, और जिन इलाकों में पुलिस पहुंची है क्या वहां पर अपनी जो मुस्तकिल रेट है वो पुलिस ने कायम की है? जी बिल्कुल, पुलिस से इसी हवाले से हमारे राब्ते हुए हैं, तो पुलिस जो है वो बया 2 और बया 1 जो अंदर कच्चे के इलाके में चौकियां हैं, वहां पर उन्होंने अपनी बेस कैंपस कायम की हुई हैं। लेकिन जो डाकू हैं वो तकरीबन 150 के करीब जो हैं, ये डिस्ट्रिक्ट घोटकी के इलाके में इनाम याफ्ता जिनकी हेड मनी जो है करोड़ों रुपए रखी गई है, वो अभी तक जो है घूम फिर रहे हैं, और उसके साथ सोशल मीडिया का भी यूज कर रहे हैं और नुमाइश भी असलहा की कर रहे हैं, जबकि पुलिस उनके खिलाफ जो है कोई खास कामयाब कार्रवाई नहीं कर सकी। रिसेंटली आज शब को ही जो है वाकया हुआ था, जिसमें डाकुओं ने ये 60 चौकियां अबूर करके घोटकी शहर में जो है फायरिंग कर दी थी, जिसके नतीजे में एक बच्ची भी जो है जान से गई थी, उसके साथ साथ एक राहगीर भी कत्ल हुआ था और एक दुकानदार भी कत्ल हुआ था। कल के जो मैं आपको बता रहा हूँ, कैलकुलेशन तो नंबरिंग बता रहा हूँ कि वहां से जो है कल जो है एक शख्स को जो है इन्होंने अगवा भी किया था, उसके साथ साथ जो है 4 दिनों में ये जो है तीसरी अगवा की वारदात है, और 3 लोग भी जो है डाकुओं के हमलों में मारे जा चुके हैं, जबकि पुलिस जो है वो नाकाम दिखाई दे रही है। तो मजीद पुलिस के अलावा जो वहां पर MNAs हैं, MPs हैं इस इलाके के, वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं? क्योंकि यही इत्तलात हम पहले से भी सुनने में आ रहे हैं कि जो बासर अफराद हैं, वो चाहे सियासतदान हैं या वडेरे हैं या सरदार हैं, वो भी मुलविस हैं, वो इनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये ट्राइबल क्लेशेस जो चल रहे हैं, मुख्तलिफ कबीलों के ट्राइब्स के जो आपस में लड़ाई चल रही है, उसमें जो सरदार हैं ये इन्वॉल्व हैं और जो है उनकी जो है पुष्टपनाही करते हैं। अगर वो चाहें तो जो कच्चे के ट्राइब्स हैं उनकी आपस में सुलह करवाएं तो काफी अमन व अमान हो सकता है, जबकि ये पॉलिटिकल लोग ये नहीं चाहते, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल पावर बनी हुई है, इसलिए वो नहीं चाहते। इसलिए मुख्तलिफ जो कबाइल हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। लड़ने के लिए उनको असला दरकार होता है, असले के लिए पैसे दरकार होते हैं, तो पैसों के लिए वो जराइम करते हैं। तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, कोई तालीमी निज़ाम वगैरह भी कोई कंप्लीट मौजूद नहीं है, जैसे आगे मुस्तकबिल में जो है उनके बच्चे पढ़ लिख के कोई अच्छे किरदार बन सकें। वो डाकुओं के बच्चे नस्ल दर जो है नस्ल वो लड़ते आ रहे हैं, डाकू बनते आ रहे हैं, बागी बनते आ रहे हैं। तो इसमें जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके किसी भी किस्म का कोई अच्छा कोई रोल नहीं रहा, और ये जो है काफी जराए से ही हमें मालूम है, हम इलाके के लोग हैं, तो ये जो सरदार हैं यही इनके लड़ाने में जो है मुलविस पाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल मजीद शर हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, ब्रेक ले के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। और अब कुछ शानदार मनाजिर हम आपको दिखाएंगे शंदूर पोलो फेस्टिवल के, जो कि अपनी तमाम तर आनाइयों के साथ इख्तिताम को पहुंच चुका है, और चित्राल ने पोलो फेस्टिवल का ये मेला एक बार फिर से जीत लिया है। शंदूर पोलो फेस्टिवल के आखिरी रोज़ फाइनल में चित्राल ने गिलगित बल्तिस्तान को 5 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त दी। नाजरीन, बहुत ही ज़बरदस्त ये मैच था। फेस्टिवल में हमेशा की तरह से ही मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर हमें दिखाई दी। इख्तितामी मैच में उसके बाद वहाँ का जो रिवायती डांस है, कैलाशी डांस समेत मुख्तलिफ बैंड्स की जानिब से अपने फ़न का मुजाहरा किया गया, और पैराग्लाइडिंग का भी शानदार मुजाहरा देखने में आया। इस मैच के अख्ताम पर जो मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा हैं उन्होंने खुसूसी मिली नगमे भी पेश किए। नियो की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख रहे हैं, जिस तरह की ये जगह है, पूरा एक शहर यहाँ पर बसाया जाता है, एक्टिविटीज़ की जाती हैं, खाली मैचेस नहीं होते, सयाहत को बड़ा यहाँ पर फ़रोग मिलता है। जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि मुल्क से भी और जो गैर मुल्की सयाह हैं वो भी स्पेशली आते हैं इस मैच को देखने के लिए बहुत बड़ी तादाद में। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज़म अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम अपर चतराल की खूबसूरत वादी शंदूर में मुनक्किद होने वाले ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शंदूर पोलो फेस्टिवल है, जिसका आगाज़
7 जुलाई को हुआ था। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये मेला दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड शिंदूर में मनाया जाता है। पूरी दुनिया में इसकी बात होती है, पूरी दुनिया में इसकी वीडियोस शेयर की जाती हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हम देखते हैं, इंस्टाग्राम पर और टिकटॉक पर, फेसबुक पर। तो गुज़श्ता साल इस फेस्टिवल में चित्राल की टीम ही फातेह करार पाई थी और इस साल भी ये फेस्टिवल उन्होंने अपने नाम किया है। अच्छा नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी ही हैरत अंगेज़ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हम जिनेवा का रुख करेंगे जहाँ इंसान नुमा रोबोट्स की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सभी को हैरान कर दिया है। तो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर तमाम ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें रोबोट्स ये कह रहे हैं कि वो इंसानों के खिलाफ बगावत नहीं करेंगे और ना ही उनकी नौकरियां छीनेंगे। हालांकि नौकरियां छीनने का जो अमल है वो शुरू हो चुका है रोबोट्स की जानिब से। तो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर तमाम पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोबोट्स ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि वो बगावत नहीं करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सख्त कवानीन की जो पाबंदी के सवालात हैं उस पर मसनूई जहानत वाले रोबोट्स ने अपना मिला जुला रद्द-ए-अमल दिया है। टेक्नोलॉजी इस कदर तब्दील हो चुकी है कि अब रोबोट्स भी हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त भी जो रोबोट्स हैं वो इंग्लैंड में खेतों से जड़ी बूटियाँ ख़त्म करने का काम कर रहे हैं और ये जो काम है ये उन्हें दिया गया है इंसानों की जगह पर। तो जो उनका ये स्टांस था कि वो इंसानों की नौकरियां नहीं छीनेंगे, तो ये तो शायद मरहला शुरू हो चुका है। इंसानों की आसानी के लिए ही ये रोबोट्स बनाए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी किस तरह से इवॉल्व हो रही है, किस तरह से चेंज हो रही है, हमारी ज़िंदगियों पर किस तरह से असरअंदाज हो रही है, ये तो आने वाले वक्तों में पता चलेगा। और जिस तरह से इंसानों की तरह ये काम करते हमें दिखाई दे रहे हैं, तो अब शायद इंसानों को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि किस तरह से अब उन्हें इन रोबोट्स को भी मैनेज करना है। एक और वायरल वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं नाज़रीन, फिर उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, ये नियो की स्क्रीन पर अब ये मनाजिर जो आप देख रहे हैं, तो सांप की हम बात कर रहे हैं। सांप सैयारे की सबसे खौफनाक मखलूक है। इसके बावजूद जो इनकी मुनफरिद और हैरत अंगेज़ सलाहियतें हैं वो अक्सर उन्हें दिलकश मखलूक भी बना देती हैं। लेकिन ये बड़ी एक हैरान कुन फुटेज है। बड़ा डर लग रहा है इसको देखकर, क्योंकि इनका जो काटना है वो मौलिक हो सकता है। कुछ लोग अब भी रेंगने वाले जानवरों से खौफजदा नहीं होते, तो उसी को साबित करने वाला ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस क्लिप में हम देख रहे हैं कि एक छोटा सा बच्चा है जो कि बिल्कुल बेखौफ है और एक बहुत बड़े किंग कोबरा को संभाल रहा है जो कि दुनिया का सबसे जहरीले सांपों में से एक है। तो ये वीडियो जो एक ही वक्त में हैरान कर रही है, खौफनाक वीडियो भी है। सारिफ सुभाष चंदर NS हैं जिन्होंने ट्विटर पर इसे शेयर किया है। इसमें हम एक बच्चे को देख रहे हैं जो कि बज़ाहिर सांपों से बेखौफ है। तो जो है वो इस क्लिप पर मिले जुले रद्दअमल का इजहार कर रहे हैं, अपनी तशवीश का इजहार भी कर रहे हैं। हैरान कुन ये वीडियो है नाज़रीन। ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे ख़वातीन को जिनसी तौर पर हरासा करने से मुताल्लिक, जो कि बिल्कुल नया नहीं है। ताहम सोशल मीडिया के ज़रिए ये वाक़यात अब ज़्यादा तादाद में सामने आने लगे हैं और अब हर वाक़या रिपोर्ट होता है। अभी गुज़श्ता हफ्ते कराची में एक और वाक़या पेश आया जिसकी वीडियो भी वायरल हुई सोशल मीडिया पर। एक लड़का खातून को हरासा करने की कोशिश करता है और इस वीडियो में गली में मुलजिम मोटरसाइकिल के पास खड़ा है और जब एक बाहिजाब लड़की गली से गुजरती है तो मुलजिम उसे गले लगाने और जिनसी तौर पर हिरासा करने की कोशिश करता है। लेकिन लड़की की जानिब से मज़ाहमत की गई, जिस पर मोटरसाइकिल पर बैठकर ये शख्स फ़रार होने में कामयाब हो गया। मुलजिम ने शनाख्त छुपाने के लिए मास्क भी पहना हुआ था और इससे ही मिलता जुलता एक वाक़या इस्लामाबाद के F9 पार्क में भी पेश आया है, जहाँ पर सैर के लिए आई एक खातून के सामने एक मर्द ने नामुनासिब हरकत की। ये वाक़यात तसलसल के साथ रूनुमा हो चुके हैं और अब जिनसी हरासगी के मुताल्लिक जो कवानीन हैं वो भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, बल्कि इन जराइम के ख़िलाफ़ सख्त सज़ाएँ भी दी जाती रही हैं। बतौर कौम ये वाक़यात शर्मिंदगी का बाइस बन रहे हैं। ऐसे नामुनासिब वाक़यात क्यों पेश आ रहे हैं ये जानना भी ज़रूरी है। और दूसरी तरफ जब ऐसे वाक़यात पेश आते हैं, ख़यालात और इजहार का एक बाज़ार भी गर्म हो जाता है। हर कोई अपने अपने ख़यालात को पेश करता है, हर कोई इन तमाम जो वीडियो सोशल मीडिया पर होती हैं वहाँ पर कमेंट्स करते हैं। तो ऐसे में एक मारूफ गायनोकोलॉजिस्ट हैं, कॉलमिस्ट खातून हैं, डॉक्टर की जानिब से एक अजीब व गरीब मजमून भी सामने आया है। उस पर भी मुख्तलिफ आरा का
इजहार किया जा रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिमिनोलॉजिस्ट नाइमा सईद साहिबा। नाइमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ख़वातीन की अगर हम बात करें तो वो कोई पहला वाक़या नहीं है, पहली बार नहीं हुआ, कुछ नया नहीं है, तशवीशनाक अमल है। सोशल मीडिया की वजह से अब हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं, मंजर आम पर आ रही हैं, जो कि अच्छी बात है। ऐसे लोगों के हवाले से उन्हें मंजर आम पर आना चाहिए, उन्हें सज़ा भी मिलनी चाहिए। मुआशरे के लिए बड़ा तकलीफ़ का ये बाइस बन रहे हैं। जो लोग भी जिनके साथ भी इस तरह का एक्सपीरियंस होता है उनके लिए बहुत बुरी बात है ये। जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया कि ये वाक़या तवातुर के साथ हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वाक़यात जो है पहले बिल्कुल नहीं होते थे और अब अचानक से होने शुरू हो गए। आपकी अभी गुफ्तगू जो आप कर रहे थे उसमें बिल्कुल आपने सही निशानदेही की कि सोशल मीडिया पावर है ये, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए जो वाकया या जो खबर जो है हमारे पास जो है आने में थोड़ा वक्त लगता था, अब ये फौरी तौर पे वायरल हो जाती है। यहाँ पे हमें इसकी अफादियत का भी पता चलता है, लेकिन उसी के साथ साथ सोशल मीडिया की कुछ जो है उससे रिलेटेड जो है वो कुछ ऐसी चीजें भी हैं कि जो बाज़ औक़ात इन वाक़यात का सबब भी बनती हैं। अच्छा, फिर आपने यहाँ पे मुख्तलिफ सवालात किए। मैं चूंकि क्रिमिनोलॉजिस्ट हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो थोड़ा सा जो है वो एक रिवायती नुक्ते नज़र से थोड़ा हटकर इस तरह से होगा कि मैं इसको इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अभी तक जो है वो स्टिल जो कराची में गुलिस्तान जौहर पर वाक़या हुआ है उसमें अभी तक पुलिस को कोई ऐसी खास कामयाबी नहीं मिल सकी है, सिवाय इसके कि एक खाका जो है वो जारी किया गया है, जो कि उस जो कल्प्रेट है उसके खदोखाल से मुझे जाती तौर पर जो है वो काफी मुख्तलिफ महसूस हुआ। मैंने जो चीजें इसमें नोट की उसमें यह है कि देखें, वो जो कल्प्रेट है, नंबर वन, वो कोई जो है वो कोई लड़का नहीं है, कोई टीनेजर लड़का नहीं है, वो मैच्योर शख्स है। मतलब आप उसका कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा उम्र रसीदा भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा कोई वो लड़का नहीं है। नंबर टू, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसने एक खास मुकाम पर खास खातून जो है उनका उसने इंतजार किया है। आप इसमें ये नोट करें उस फुटेज में, तो उसने इंतजार किया है और उस खातून के आने पर ही उसने ये से कह सकते हैं गलीज हरकत जो है वो की है। अब यहाँ पे कई पहलू निकलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो ऐसा नहीं है जो वाकया नजर आया उसकी इन्वेस्टिगेशन उसी तरीके से की जाए। इसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं और उसको उस तरीके से देखा जाए तो इसमें कामयाबी आपको हासिल हो सकती है। जब दोनों की शनाख्त, कल्प्रेट की भी और विक्टिम की भी, जो अभी तक विक्टिम कहलाई जा रही हैं, उनकी शनाख्त भी जो है वो हिडन है, क्योंकि उन्होंने पूरा कवर किया हुआ था और वो जो है वो हिजाब में थी। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पर कोई बड़ी कार्रवाई करना उसका मकसद नहीं था। नंबर वन, उस खातून को ये भी हो सकता है कि धमकाना या किसी बात का जिसे कह सकते हैं रिवेंज, ये भी यहाँ पर हमें नजर में रखना चाहिए। फिर नंबर टू, एक इल्लत जो है हमारे यहाँ सोशल मीडिया के साथ साथ जो मुख्तलिफ टास्क होते हैं और मुख्तलिफ किस्म की चीजें होती हैं, हमें वो पॉइंट भी जो है वो अपने जहन से में रखना चाहिए कि मे बी पॉसिबल ये कोई टास्क हो उसका। मैं बहुत ज्यादा मतलब से कह सकती हूँ कि इन डेप्थ जाकर जो है वो इस पर रिसर्च जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ कि वो खातून, क्या उससे पहले उन्होंने वो रास्ता इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो घरों के दरमियान एक रास्ता है, वो कोई आम शाहराह नहीं है कि जिसमें मुख्तलिफ लोग जो है वो गुजरते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो फरार हो जाता है। हालांकि उस स्ट्रीट पर जो है यहाँ कराची में आम है कि एक चौकीदार जो है वो रख लिया जाता है गली के लिए, जिसका जो है वो कोई जो लेना देना वो किसी चीज में शामिल नहीं होता, वो कोई जुर्म तो नहीं रोक पाता या कोई मसला तो नहीं रोक पाता, बस वो एक बैठा हुआ होता है, लेकिन कहीं से भी कोई मुजाहिमत नहीं हुई। अच्छा, यहाँ पर आपको जो है वो जिस तरह से आप बात कर रही हैं वो बिल्कुल बजा है। सेकेंडली आप ये कह रही हैं कि जो कल्प्रिट थे और फिर जो लड़की वहां पर मौजूद थी जिसके साथ ये वाकया पेश आया है, लोग अपनी शनाख्त भी छुपाते हैं इज्जत के डर की वजह से। फिर सोशल मीडिया पर इस तरह की चीजें मजीद वायरल होती हैं, फिर उन शख्सियात जो हैं उनको मजीद निशाना बनाया जाता है, लड़कियों के रिश्ते नहीं होते, फिर हमारी सोसाइटी ऐसी है। जी बिल्कुल, यहाँ पे विक्टिम की तरफ भी कुछ तो मेरे मतलब निकलते हैं क्वेश्चंस। नंबर वन, ये कि विक्टिम की शनाख्त नहीं थी। अब देखिए यहाँ पर हुआ है एक तो कल्प्रेट का खौफ, कल्प्रेट से ज्यादा सोसाइटी का खौफ, विक्टिमाइजेशन का, कि अगर वो कि हमारे यहाँ ऐसी कितनी मिसालें हैं कि विक्टिम बाहर आए और उन्होंने जो है वो बताया कि उनके साथ क्या हुआ, और उसके बाद जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट ने या फिर सोसाइटी, लॉ इन्फोर्समेंट से भी ज्यादा जो है, क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट में सोसाइटी से ही लोग होते हैं, उनका मिजाज, उनकी जो आदत होती है, उनकी सोच जो होती है वही होती है जो कि
क्या है, माशरे की अक्कास होती है, जो माशरे में आम चलन होते हैं। सोसाइटी जो है वो किस तरह से लेती है, हो सकता है वो तलाश किया जाए कि उस खातून में कोई मसला है। ठीक है भाई, मुख्तलिफ, यहाँ कोई हतमी की हम बात इसलिए नहीं कर सकते कि अभी तक कोई चीज सामने हमारे नहीं आई है, हम मुमकिनात पे बात कर रहे हैं। खातून नंबर 1, उनका ये खौफ हो सकता है कि माशरा उनको किस तरीके से ले, फिर वो उन झमेलों में पड़े। हमारे यहाँ तो झमेले कहलाते हैं कानूनी मामला जो है वो, और साबित भी यही होता है कि हमारे यहाँ जो है वो कल्प्रिट से ज्यादा जो है विक्टिम के लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं। कल्प्रिट का खौफ, माशरे का खौफ, बदनामी का खौफ, और फिर इसके अलावा कि क्या इससे पहले ऐसी एग्जाम्पल सेट हैं कि बोलने वाले के साथ जो है वो साथ किसी ने दिया हो, हमेशा उसी के कैरेक्टर पर जो है वो बात होती है कि इसके साथ इसलिए ऐसा हुआ होगा कि इसने वैसा किया होगा। ठीक, जहनी अमराज का तो हम मार्जिन रखते ही हैं, लेकिन जहनी अमराज ऐसा नहीं हो सकता कि कराची से लेकर जो है पेशावर तक सारे के सारे कल्प्रिट जो हैं, जो इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं, सब जहनी अमराज का शिकार हो। या समाजी अमराज की मैं बात करूंगी, जहनी से ज्यादा पाकिस्तानी माशरे में समाजी अमराज जो है वो जिस तरह से हमने देखा कि इस्लामाबाद के F9 पार्क में भी वाकया पेश आया है, हमारे यहाँ जो पब्लिक पार्क्स हैं वहां पर जिनसी कारोबार की बातें भी लंबे अरसे से सुनने में आ रही हैं, डेटिंग पॉइंट्स हैं। अब वहां पर आने वाले, जिस तरह से आप भी बात कर रही हैं, सारे लोग बुरे नहीं हो सकते, ना ही खवातीन ना मर्द। तो जो पब्लिक पार्क्स हैं उनको भी हर तरह के जराइम से पाक तो होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद होते हैं, चौकीदार गलियों में भी मौजूद हैं, CCTV कैमरास भी लगे हैं, लेकिन जराइम नहीं रुक रहे। जी बिल्कुल, मसला यह है कि जराइम को एड्रेस कोई नहीं कर रहा। आप लाख CCTV कैमरा लगा लें, कितने भी चौकीदार आप भर्ती कर लें, लेकिन जब तक आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो इफेक्टिव नहीं होगा, किसी चीज का कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, पूरी सीरीज होती है, कैमरा आपने सर्विलेंस की, आपने जो है वो सेफ सिटी का भी हमारे यहाँ मंसूबे आए, लेकिन क्या नतीजा निकला, आप लाखों कैमरा, लेकिन माशरा सेंसिटिव नहीं है जुर्म के अगेंस्ट। यहाँ बदकिस्मती हमारी यह है कि माशरा जो है उसको इस तरह से नहीं लेता। आज भी हमारे यहाँ विक्टिम ब्लेमिंग जो है वो, क्योंकि वो आसान है, वो ज्यादा की जाती है। फिर इसके अलावा कानून जो है वो हर ताकतवर के सामने, या सो कॉल्ड ताकतवर के सामने भी झुक जाता है। यहाँ पर खौफ जो है वो कानून से ज्यादा कल्प्रिट का या जुर्म का खौफ जो है वो ज्यादा है। और हमारे सामने ऐसी कोई एग्जाम्पल भी नहीं है कि हम जो है वो यहाँ पर ये जो है वो बहादुरी की दास्तान कहते हैं ना, बहादुरी की दास्तान है, आप रकम ना करें तो बेहतर है। आमतौर पर कोई भी मसला होता है, आपके मोबाइल जो है स्नैच हो जाता है, तो इस पर जो है वो आमतौर पर लोग रिपोर्ट नहीं कराते। रिपोर्टेड क्राइम जो है मोबाइल स्नैचिंग पे आपको बहुत कम शरह मिलेगी। इस्लामाबाद के आपने वाकये की जो बात की, हाँ, वो वाकया एक इस तरह से क्लियर है कि वो एक पब्लिक प्लेस है, ठीक है, वो एक पार्क है, और जहां पर जो है हमारे यहाँ बदकिस्मती से तफरीही मुकामात जो हैं वो बड़े पिलर्स से हैं, और तफरी जो है वो मौके भी इतने ज्यादा नहीं है। और पार्क जो है वो हर कम्युनिटी या हर इलाके में एक सबसे सस्ता तरीन जो है वो तफरी का या कुछ उसका तरीका होता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पार्क्स में हीरोइनची से लेकर ड्रग एडिक्ट्स और जितने भी जो है ये आपका जो है प्रोस्टिट्यूशन के आप मसाइल कह लें या आप डेटिंग पॉइंट्स कह लें, कि इवन के कराची में तो मज़ार क़ायद को भी जो है वो माफ नहीं किया गया, वहां पर भी जो है वो मुनज़्ज़म जो है वो ये कारोबार जो है वो चलता रहा। तो नैमा साहिबा, अगर हम रीजंस पर बात करें, आप क्या समझती हैं, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो मर्दों को इन नामुनासिब हरकत पर मजबूर करती हैं, और क्या इसका कोई हल भी है? देखिए, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ मर्दों की बात करूंगी तो मैं जेंडर बाइस्ड हो जाऊंगी। मैं यहाँ पर जो है वो कल्प्रिट या जैसे कह सकते हैं कि इस तरह के उसमें जो मुलविस लोग हैं उसकी कोई जेंडर नहीं है। जेंडर कोई भी हो सकती है, थोड़ा सा हमें जो है वो आगे जाना पड़ेगा कि जेंडर कोई भी हो सकती है, मर्द भी हो सकते हैं, खवातीन भी हो सकते हैं, ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं, ठीक है। माशरा ओवरऑल घुटन का शिकार है, और बहुत सारी जो है जैसे कह सकते हैं कि एक ये सोशल मीडिया और ये जो कैमरे वगैरह है, इनके जरिए तो हम तक ये वाकयात आ भी जाते हैं, और बहुत सारे इश्यूज हैं, और मुझे तो ये खौफ आता है कि ये होते होते जो है ये माशरा जो है वो ज़हनी तौर पे भी जो है वो इतना बीमार ना हो जाए, क्योंकि अक्सर हम बैरून मुल्क से भी वाकयात सुनने को मिलते हैं जहां पर हमारे ही मुल्क के लोग जो है वो बहुत सारी ऐसी चीजों। ठीक है, अच्छा नैमा साहिबा, एक और है मामला, एक डॉक्टर साहिबा हैं जिन्होंने इस मामले पर कुछ ज्यादा ही खुलकर इजहार फरमा दिया है, जिस पर बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं तनकीद भी हो रही है, उनके हक में भी बात हो रही है। तो ऐसी बातें तो अफ्रीका के कुछ कबाइल के मुतालिक तो पड़ी थी, लेकिन पाकिस्तानी सोसाइटी में बाकायदा ऐसी कोई भी रस्म कभी भी रिपोर्ट नहीं हुई। तो असल में डॉक्टर साहिबा ने हैरेसमेंट को ही मौजू रखना चाहिए था ताकि उसी पर ही बात हो सके। देखिए, ये मैं डॉक्टर साहिबा की मुख्तलिफ जो ई ब्लॉग्स हैं मैं उनकी कारी हूँ,
मोहतरमा जो है वो बेसिकली एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं और वो अपने इसी से फील्ड से रिलेटेड जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करती रहती हैं। जब वो लिखती हैं तो वो उसमें तमाम चीजें शेयर करती हैं। अच्छा, उसके साथ वो एक लिखारी भी हैं। अब यहाँ पर मैं अगर उनको ये एक मार्जिन दूं कि उन्होंने जो है वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते करते मे बी पॉसिबल हम क्योंकि थोड़ा सा मतलब बहुत रिजिड हो जाते हैं, उन्हें हो सकता है कि उन्होंने जो है वो अलामती अंदाज में किसी तरफ निशानदेही करने की कोशिश की हो। अच्छा, लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मेरे लिए भी ये बात थोड़ी सी जो है वो अचंभे का बाइस थी, क्योंकि हमने इस तरह के वाकयात जो है वो मुख्तलिफ अफ्रीकी कबाइल के हवाले से जरूर सुने। पाकिस्तान में यकीनन जो है वो बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन या बहुत कुछ है, लेकिन अब देखें वो उनकी फील्ड है गायनोकोलॉजी और वो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजों की तरफ बड़े अच्छे उनके कॉलम्स भी हैं, उनको भी हमें तरफ देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया क्रिमिनोलॉजिस्ट नईमा सईद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात कराएंगे पेंसिल स्केचिंग आर्टिस्ट अदील अहमद से, जो हमारे साथ स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं, और उनसे ये जानेंगे कि जो स्केचेस हैं किस तरह से बनाए जाते हैं, कौन सा इस पर शीट यूज़ होती है, कौन सी स्पेशल इसमें पेंसिल यूज़ होती है। तो हमारी स्क्रीन पर आप मुलाहिज़ा भी कर रहे हैं इनकी जानिब से जो स्केचिंग की गई है, जो आर्ट इनकी जानिब से किया गया है, बहुत ही शानदार है। न्यू पाकिस्तान के आज वे मेहमान हैं और डिफरेंट पेंसिल इसमें, मैंने अभी ब्रेक में जब इनसे बात कर रहा था तो उनका कहना था कि एक स्पेशल शीट यूज़ की जाती है और एक स्पेशल पेंसिल यूज़ की जाती है। जिस तरह ये अब शान शाहिद का भी आप स्केच देख रहे हैं जो इन्होंने बनाया है, और मुख्तलिफ ऐसी 50 मेरे ख्याल में जो मशहूर शख्सियात हैं उनकी पेंसिल से तस्वीरें ये बना चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अदील अहमद, उनसे मज़ीद बात करते हैं। अदील, थैंक यू फॉर योर टाइम, वेलकम टू द शो। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कोई भी अगर स्केच बनाना हो, जैसे अगर आपने मेरा स्केच बनाना है, कितना उसमें वक्त दरकार होता है? थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। एक स्केच बनाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 20 से 22 घंटे लगते हैं एक स्केच को कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, ठीक है। तो किस तरह से ये तमाम प्रोसेस काम करता है? किसी शक्ल को अपने जहन में महफूज रखना, या आपको पिक्चर चाहिए होती है, या आप उस इंसान को सामने बिठाते हैं इस इतने वक्त के लिए, क्या करते हैं? बेसिकली जो है अगर किसी का स्केच बनाना हो तो मोबाइल में उसकी तस्वीर जो होती है उसको ही देख के मद्देनज़र रखते हुए स्केच तैयार किया जाता है। तो वो एक साइज़ हम अपने आप पे एडजस्ट कर लेते हैं कि किस साइज़ में हमने उसका पोर्ट्रेट क्रिएट करना है, तो उस साइज़ में फिर पेपर के ऊपर हम उसका स्केच तैयार कर लेते हैं। ठीक है। और ये बड़े से बड़े अगर हम बात करें तो कितने बड़े साइज़ का अभी तक आप ये स्केच बना चुके हैं? मैं A2 साइज़ का स्केच बना चुका हूँ। ठीक है, A2 साइज़ का। और ये सीखना पड़ता है ये आर्ट, या आपको गॉड गिफ्टेड था? मुझे तो एक्चुअली गॉड गिफ्टेड है। अच्छा। अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से ये एक नेमत है। जो स्किल्स मैंने अपने अंदर जो थी उसको बाहर निकाला, उसको मैंने पॉलिश किया, और ये मैंने काफ़ी ज़्यादा शख्सियात की जो हैं वो स्केच मैंने तैयार किए। बेसिकली इसको सीखा भी जा सकता है क्योंकि ये एक स्किल्स है, ये एक आर्ट है, तो हम इसको लर्न भी कर सकते हैं। एक्चुअल जो है वो प्रैक्टिस चीज़ है ये, तो जितनी हम इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। ठीक है। तो हैं ऐसे इदारे मौजूद हैं, ऐसे कोई कॉलेज या कोई डिग्री इसकी होती है स्पेसिफिकली? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में लाहौर के अंदर भी बहुत ज़्यादा इदारे हैं। इसके अलावा इस पर स्पेशल डिग्री भी करवाई जाती है। ठीक है। तो हम इसको लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है। तो आप क्या समझते हैं, इसमें मज़ीद भी जिद्दत है जिसे आपको भी सीखने की ज़रूरत है अभी? बेशक इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में जब मैंने काम करना स्टार्ट किया था तो मुझे तो टूल्स और टेक्निक का बिल्कुल नहीं पता था। तो कौन सा टूल्स यूज़ किए जाते हैं, क्या टेक्निक होती है। तो मैं मार्केट में गया तो सारी चीज़ें जो आर्ट वर्क के लिए जो यूज़ की जाती हैं वो डिफरेंट वेरिएंट की पेंसिल्स होती हैं, डिफरेंट पेपर्स होते हैं, वो मैंने बाय किए। तो मैंने प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की, तो कौन सा टूल किस टाइम पर कौन से फेज़ पे यूज़ किया जाता है। तो मैंने इस चीज़ को देखा, उसको खुद पे मैंने अप्लाई किया। तो स्टार्टिंग में तो मैं इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं लेकर आया, इतना बेहतरीन नहीं बना सका। ठीक है।
तो जो स्केच किसी शख्सियत का मैं बनाता था तो मैं अपने दोस्तों को और अपने जो कलीग्स थे उन्हें चेक करवाता था, उन्हें कहता था कि मुझे रेटिंग दें 10 आउट ऑफ। तो कोई मुझे 5, कोई 7, कोई 6 रेटिंग देता था, तो मैं उनसे पूछता था कि क्या इम्प्रूवमेंट मैं अपने अंदर लेकर आ सकता हूँ स्केच में। तो वो मुझे बताते थे कि इस पॉइंट के अंदर अभी मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। तो फिर उस पॉइंट के ऊपर मैंने वर्क किया, तो इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट लेकर आया वक्त के साथ साथ। तो अभी इंशाल्लाह मैं मज़ीद अपने वर्क के अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहा हूँ। तो किसी एक इंशाल्लाह कोशिश है कि कोई एक बड़े आर्टिस्ट से मैं इसको और भी जो इसके अंदर फैक्ट्स होते हैं इसमें जी लाएंगे। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से अभी हम अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, जिस तरह से अभी मैंने शान की पिक्चर देखी है, चौधरी सरवर साहब की देखी है, तो बहुत एग्जैक्ट लग रहा है। तो कितना वक्त लग गया फिर आपको इस स्टेज तक पहुंचने में? एक्चुअली जो मैंने स्टार्ट किया था वो 2020 में मैंने स्टार्ट किया था। तो उससे पहले तो मैं अगर मैं बताऊं तो आज से 6-7 साल पहले मेरे अंदर ये था कि मैं शख्सियात के स्केच बनाऊं। तो तब तो मैं पाकिस्तान की नहीं, इंडिया की जो हीरो हैं, एक्टर्स हैं, उनके मैंने स्केच बनाए, नॉर्मल जो बेसिक पेंसिल होती है हमारा और जो फोटोकॉपी पेज होता है A4 साइज़ उस पर, लेकिन वो इतना बेहतरीन नहीं बने। और 2020 में मेरे अंदर था कि मैंने अपने पाकिस्तान के जो शख्सियत हैं उनके स्केच बना के उन्हें प्रेजेंट करने हैं और उनसे मुलाकात करनी है, ये मेरे अंदर जुनून था एक। तो सबसे पहले मैंने मेरे पीर साहब हैं हसन हसीबुर रहमान साहब, मैंने उनका स्केच बनाया, उन्हें प्रेजेंट किया। फिर कासिम अली शाह साहब का उन्हें प्रेजेंट किया, इफ्तिखार ठाकुर साहब, आरिफ लोहार साहब, जवाद अहमद साहब, उसके बाद अशफाक साहब का स्केच बनाया था, वो कासिम अली शाह साहब को प्रेजेंट किया। नवाज अंजुम साहब का स्केच उन्हें प्रेजेंट किया, सुहेल वाइस साहब को उनका स्केच प्रेजेंट किया, चौधरी मोहम्मद सरवर साहब को उनका स्केच प्रेजेंट किया। और भी काफ़ी ज़्यादा शख्सियात हैं जिन्हें मैंने उनका स्केच अभी तक प्रेजेंट कर चुका हूं। अगर किसी ने ये आर्ट सीखना हो तो क्या उसका प्रोसीजर है, या आपने भी कुछ सिखाने का मतलब भी शुरू किया है, या अभी आप खुद भी सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं मज़ीद परफेक्ट होने की? अभी फ़िलहाल मैं सिखा तो नहीं रहा, लेकिन मैं ख़ुद के अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहा हूँ। तो जब मैं एक ऐसे पॉइंट पे पहुँच जाऊँगा जहाँ पे मुझे लगेगा कि अब मैं एक अच्छे लेवल के ऊपर आ गया हूँ, तो अब मैं लोगों को भी सिखा सकता हूँ। तो इंशाल्लाह उस फेज़ में जाके फिर कोशिश की तो जो लोग शौकीन हैं, जो सीखना चाहते हैं, उन्हें आप क्या रेकमेंड करेंगे? कितनी देर लगेगी उन्हें भी इस तरह से परफेक्ट स्केच बनाने में? बेसिकली मैं एक टीचर भी हूँ, तो मेरे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमें भी ये बताएं किस तरह किया जाता है। तो मैं उन्हें गाइडलाइंस देता हूँ कि किस तरह आपने इसको स्टार्ट करना है, कौन सा टूल्स है, उन्हें टूल्स के बारे में बताता हूँ। तो जो गाइडलाइंस है बेसिकली वो सारी मैं उन्हें बताता हूँ, ताकि उन्हें टास्क देता हूँ, छोटे छोटे टास्क देता हूँ कि ये आप वर्क करके मेरे पास लेकर आएँ, मुझे बताएं। तो इस तरह वो बच्चे भी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं, इस तरह लर्न कर रहे हैं। ठीक है। तो एज अ प्रोफेशन आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, या फिर आप सिर्फ शौक के लिए कर रहे हैं? मैं स्टार्टिंग में तो शौक के लिए था, लेकिन उसके बाद जब मैंने काफ़ी ज़्यादा पर्सनालिटीज़ को प्रेजेंट कर लिए, तो मुझे लगा कि अब मुझे एक नेक्स्ट कदम के लिए आगे जाना है। तो फिर मैंने एक अपनी आर्ट गैलरी भी बनाई, अदील आर्ट गैलरी के नाम से। तो उसमें भी फिर मैंने काम स्टार्ट किया, तारीख़ी शख्सियात की मैंने स्केचेस किए, वो मैंने वहाँ पे डिस्प्ले किए जो एग्जीबिशंस के लिए भी थे। उसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, इलामा इकबाल, टीपू सुल्तान, सर सैयद अहमद खान, इस तरह काफ़ी ज़्यादा जो हमारी तारीख़ी शख्सियात हैं उनके मैंने स्केच बनाए। ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग अभी आपको देख रहे हैं, और वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं या जो शौक रखते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अपनी जो स्किल्स हैं उनको मज़ीद कैसे पॉलिश कर सकते हैं? मेरा मैसेज यही है कि अभी मॉडर्न दौर को देखें तो आईटी एक बहुत ज़्यादा अरूज पे है जी। तो जैसे आईटी की स्किल्स हैं, तो आईटी की स्किल्स कुछ अर्निंग करने के लिए होती हैं, तो इसी के साथ साथ हमारी ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट स्किल्स है जो एक आपको पैशन बेस भी लेकर आ सकता है और एक प्रोफेशन बेस भी लेकर आ सकता है। तो मेरा तो यही मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए और यंग्स जो हैं उनके लिए कि ये एक स्किल्स है, इसको मेरे ख्याल से सीखना चाहिए। जो फारिग टाइम होता है जिसमें आप अपने आप को किसी चीज़ में इंगेज करना चाहते हैं, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा वे है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आदिल अहमद, पेंसिल स्केचिंग आर्टिस्ट, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, लेते हैं ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे साथ में।
वेलकम बैक। गुज़श्ता हफ्ते में कौमी टीम में शादी सीजन भी रहा और कौमी टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की शादी हुई और इसके साथ कराची में शाहिद आफरीदी की बड़ी साहबजादी की शादी की तकरीब भी हुई। इस दौरान कौमी टीम श्रीलंका से टेस्ट सीरीज़ के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोलंबो भी पहुंच चुकी है और जो मनाजिर इस वक्त पहले हमारी स्क्रीन पर हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जो शादियां जो दो हुई हैं उस हवाले से जो हमने कुछ वीडियोस भी देखी हैं, वायरल वीडियो हुई हैं, स्टार प्लेयर्स इन शादियों में मौजूद थे और बड़ी चर्चा होती रही है इन शादियों को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी। तो आगे बढ़ते हैं, मैचेस की बात कर लेते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कोलंबो पहुँच चुकी है। क्रिकेट टीम ने कल आराम किया है जबकि कौमी टीम आज हम्बनटोटा रवाना होगी जहां वो 11 और 12 जुलाई को 2 रोज़ा वार्म अप मैच भी खेलेंगे। श्रीलंका पहुंचने पर कौमी टीम का जो इस्तकबाल था वो रिवायती अंदाज में किया गया है जिसकी वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई है और इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ढोल की थाप और करतब के साथ कौमी टीम का इस्तकबाल यहाँ पर किया गया है। साथ ही साथ भारत में शेड्यूल ICC वर्ल्ड कप 2023 में एक बार फिर से पाकिस्तान की शमूलियत पर गैर यकीनी के साए मंडलाने लगे हैं। जब से एशिया कप की बात शुरू हुई है तो यही बातें की जाती रही हैं कि अब पाकिस्तान भी शायद नहीं जाएगा इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए, क्योंकि भारत की जानिब से भी बहुत शर्तें रखी जा रही हैं। तो इस हवाले से वफाकी वज़ीर बराए बैन सूबाई राब्ता जो हैं एहसान मज़ारी, उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को सख्त वार्निंग जारी की है और कहा है कि एशिया कप की तरह अपनाए गए हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान को भी गैर जानिबदार मकाम की दरख्वास्त करने का हक हासिल है। यानी कि जिस तरह से इंडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि वो एशिया कप पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे, तो पाकिस्तान की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि वो भी फिर वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं खेलेंगे और वो भी यही दरख्वास्त करेंगे कि न्यूट्रल वेन्यू पर पाकिस्तान के भी जो मैचेस हों वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पर हों, पाकिस्तानी टीम भी इंडिया नहीं जाएगी। कप्तान बाबर आजम की बात करें तो PCB की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह से टेलीफोन पर उनकी बात हुई। इस मौके पर बाबर आजम ने कहा कि आपके पिछले दौर में भी पाकिस्तान ने एशिया कप जीता था और इंशाल्लाह इस बार भी एशिया कप जीत कर वो पाकिस्तान लाएंगे। तो टीम की फतवात का जो ग्राफ है वो मज़ीद ऊपर ले जाने के लिए 100% कारकर्दगी दिखाने की कोशिश भी करेंगे। काफ़ी पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं बाबर आजम। और कौमी टीम की अगर हम बात करें, श्रीलंका पहुंच चुकी है। टेस्ट सीरीज़ जो हम देख रहे हैं कि बहुत कम टेस्ट मैचेस हैं जो पाकिस्तान के हिस्से में आ रहे हैं। टेस्ट जीते हुए भी हमें 1 साल हो चुका है और ये भी देखना है कि पाकिस्तानी टीम को कम टेस्ट मैचेस क्यों मिल रहे हैं। श्रीलंका और पाकिस्तान का जो टेस्ट स्क्वाड है उसका भी अगर जायज़ा लें तो पाकिस्तान को इसमें क्या एडवांटेज हासिल हो सकता है। और साथ ही साथ एक बड़ा अहम मार्का जारी है एशेज सीरीज़ की हम बात करेंगे। इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, जिस तरह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस की बात होती है, हालांकि इससे बड़ा कंपटीशन कोई नहीं है, लेकिन जो टेस्ट मैचेस को जो रिवाइव रखा हुआ है वो एशेज ने रिवाइव रखा हुआ है। और हम देखते हैं कि अभी जो रुझान है वो ज़्यादा वनडे की तरफ है और जो सबसे ज़्यादा रुझान है वो तो T20 की तरफ है। लेकिन ये जो टेस्ट मैचेस हम एशेज़ में देख रहे हैं वो नाकाबिले दीद मनाजिर होते हैं और जिस तरह से ये मैचेस हो रहे हैं पूरी दुनिया वो मैचेस देखने के लिए टीवी स्क्रीन्स के सामने मौजूद होती है। स्टेडियम खचाखच भरे होते हैं। हालांकि टेस्ट मैचेस जब भी हम देखते हैं पाकिस्तान में होते हैं या इंडिया में होते हैं, श्रीलंका में होते हैं, तो क्राउड उस तरह से नहीं आता। लेकिन ये जो हम ग्राउंड के मनाजिर देख रहे हैं और क्या ही ज़बरदस्त मुकाबले हो रहे हैं। 2-1 की बढ़तरी तो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया को हासिल है। इंग्लैंड ने मार्का जो अपने नाम किया है और अब कोशिश तो इंग्लैंड की जानिब से भी की जा रही है कि वो कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से ऑस्ट्रेलिया से जो एजाज़ है वो दोबारा से हासिल किया जाए। सैयद मोहम्मद अवैस स्पोर्ट्स एनालिस्ट, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अवैस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले एक शॉर्ट कमेंट ले लेते हैं आपके हवाले से। टेस्ट मैचेस एशिया में भी होते हैं लेकिन ये जो जुनून है एशेज़ का ये नहीं हमें देखने में मिलता। अब हम ज़्यादा फोकस जो हैं वो T20 की तरफ हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए एशेज़ तो आपको पता है कि जिस तरीके से एशेज़ की परफॉर्मेंस आपको नजर आ रही है वही हमेशा बात करते हैं कि इन जैसे टेस्ट मैचेस जो हैं हमेशा वो एक जान पैदा रखते हैं टेस्ट मैचेस के अंदर। आपने चाहे वो 2 टेस्ट मैचेस देखे होंगे, आखिरी बॉल तक लड़ा गया। उसके अलावा कल के टेस्ट मैच की आप बात करें जिसमें इंग्लैंड ने जो जीता, जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इंग्लैंड जीतेगा, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया परफॉर्म करता हुआ है एक्सेप्शनली वेल है। और वो बेसबॉल क्रिकेट की आपको पता है बार बार बात की जाती है कि यार उसके बाद तनकीद भी होती है, लेकिन
इंग्लैंड की आप बात करें तो बेसबॉल क्रिकेट उन्हें सूट करती है कि वो उस चीज़ पे नहीं रहते कि हम हारेंगे या जीतेंगे, वो डिपेंड करता है कि रिजल्ट पे कि यार वट एवर इट इज़ हमें रिजल्ट चाहिए, हमने एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। और इंग्लैंड ने अपना पूरा एक मोमेंटम आपने देखा होगा चेंज कर दिया है, टेस्ट क्रिकेट को किसी और हाइट्स पे लेके गया, एग्रेसिव क्रिकेट आपको नजर आती है। मार्क वुड स्पेशली मैं कहता हूँ कि एक आपको थोड़ा सा चेंज नजर है इंग्लैंड स्क्वाड के अंदर, वो है बॉलिंग यूनिट को जब आपने चेंज किया, मार्क वुड को आप लेके जो कि आपको सख्त जरूरत थी उनकी, आपको नजर आया जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया इस टेस्ट मैच के अंदर, 5 पहले खिलाड़ियों को आउट भी किया है, तेज थे काफी, जिस तरीके से उस्मान ख्वाजा को उन्होंने बोल्ड किया इन फॉर्म बैट्समैन को, तो वो चीज आपको नजर आई यहाँ पर। लेकिन एशेज है, इस जैसे टेस्ट मैचेस हमेशा मैं कहता हूँ कि कांटेदार होते हैं और हमेशा जो एक मजा है वो बरकरार रखते हैं। अच्छा, वैसे जो क्राउड हम वहां पर देख रहे हैं, खचाखच स्टेडियम भरे होते हैं। पाकिस्तान की बात करूँ, अनफॉर्चुनेट है कि कराची में भी मैच होता है तो स्टेडियम नहीं भर पाते हम, चाहे वो T20 हो या वनडे मैच हो, तो टेस्ट का जो एक जुनून है वो एक डिफरेंट लेवल है वहां पर। देखिए शायद मैं गलत हूँ इस चीज़ पे कहना, लेकिन ऑब्वियसली इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की पूरी दुनिया बात करती है एशेज के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हो तो शायद इसका रिकॉर्ड तोड़ दे। टेस्ट मैच की मैं बात कर रहा हूँ, मोस्ट एंटिसिपेटेड मैच होगा यहाँ पर। रहा सवाल पाकिस्तान का, देखें दो चीज़ें हैं यहाँ पर, हमें एक तो रियलाइज़ करना पड़ता है कि इस चीज़ को पूरी दुनिया रियलाइज़ करती है, जो इकॉनमी रेट जो भी मामला आपके हैं पाकिस्तान के अंदर, और अगर मैं इंग्लैंड को देखूँ बड़ा डिफरेंस है वहाँ पर, क्योंकि लोग ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जो इंग्लैंड का जो मैच है वो एक डाई हार्ड किस्म का वो देखते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो प्लेयर्स भी हैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के, वो अपने आप को वर्ल्ड कप से भी यहाँ तक कि विड्रॉ कर लेते हैं एशेज के लिए कि हमने रेस्ट करना है, हमने एशेज सीरीज खेलनी है, क्योंकि राइवलरी आपको पता बहुत अरसे से चल रही है उनकी। उसके बाद आपको पता है कि जो इंग्लिश मीडिया स्पेसिफिकली है वो बहुत ज्यादा हार्श है वहां पर। अगर इंग्लैंड हारता है, कुछ होता है, आपने पिछले मैचेस में देखा होगा जो मामला हुए हैं उनके साथ, उनको ठीक ठाक वो बेइज्जत करते हैं, बेसबॉल के अगेंस्ट बहुत सी चीजें लिखने वो स्टार्ट हो गए थे कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा आपने देखा होगा लॉर्ड्स के अंदर जो लॉर्ड्स के जो मेंबर्स होते हैं 3 को बैन भी किया गया जब उस्मान ख्वाजा से आपको पता कुछ बहसबाजी हुई है, तो ये चीजें ठीक है। अच्छा, वैसे श्रीलंका टूर की बात कर लेते हैं। कौमी टीम श्रीलंका पहुंच चुकी है, क्या उम्मीदें आपको लग रही हैं पाकिस्तानी टीम कैसा परफॉर्म कर पाएगी? क्योंकि टेस्ट जो क्रिकेट है वो हम बहुत कम खेल रहे हैं, हमें टेस्ट मैचेस बड़े कम मिल रहे हैं। देखें तो आपको पता है टेस्ट चैंपियनशिप आपकी, क्योंकि नजरें पाकिस्तान पे होंगी कि पाकिस्तान की कोशिश होगी हम 2-0 से इसको जीतें, अल्लाह करे जीतें भी। और एक स्क्वाड आपको बड़ा अच्छा लगता है पाकिस्तान का, फास्ट बॉलिंग यूनिट की बात करें, बैट्समैन आपके पास मौजूद है, स्पिन बॉलिंग ऑप्शन आपके पास मौजूद है। लेकिन एक आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि हालिया से में अगर आप देखो तो पाकिस्तान ने बहुत कम ऐसे जेल्ड अप स्क्वाड खेला है। मैं सारे प्लेयर्स पाकिस्तान टीम की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअली तो अच्छी परफॉर्मेंस लड़के दिखा रहे हैं। फिर दूसरा फॉर्मेट है ये, आपने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है श्रीलंका में, हार्श कंडीशंस हैं, ह्यूमिडिटी आपका वो भी टेस्ट होगा। लेकिन आपके फास्ट बॉलर्स पे मैं बात करूंगा, शहीन शाह, अफरीदी, नसीम शाह, जो कि ऑटोमेटिकली आपकी सिलेक्शन है वर्ल्ड कप के लिए, उन पे बहुत ज़्यादा मैं कहता हूं कि वर्कलोड मैनेजमेंट की काम करने की ज़रूरत होगी आपके कोचेस की, कि किस तरीके से वर्कलोड मैनेजमेंट यहाँ रखते हैं। क्योंकि शहीन बहुत अरसे के बाद वापस आ रहे हैं, फिर आपने एशिया कप भी खेलना है, वर्ल्ड कप भी खेलना है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज़ होती है। रहा सवाल अगर दोनों टीम्स की मैं कंपेरिजन की बात करूँ तो श्रीलंका को थोड़ा सा एज मैं इसलिए देता हूँ कि बॉलिंग यूनिट, स्पिन बॉलिंग ऑप्शन पे मैच देता हूँ, क्योंकि उनके स्पिन बॉलिंग आपको पता हसरंगा तो बड़ा अच्छा परफॉर्म करें, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स हैं दुनिया के अंदर। तो पाकिस्तान की अगर टेस्ट हिस्ट्री की बात करें तो कहीं ना कहीं तीसरी और चौथी इनिंग्स में पाकिस्तान की टीम फल्टर करती है नीचे, कहीं ना कहीं वो प्रेशर में आती है, आपको नजर आया होगा पहले भी टेस्ट मैचेस के अंदर। तो तीसरी चौथी इनिंग्स पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन एक रहा सवाल, चाहे वो पिछला क्रिकेट बोर्ड था, इस क्रिकेट बोर्ड से बार बार मेरे ज़हन में यही आता है कि टेस्ट मैचेस की आप जैसे बात करें, आपने कितने टेस्ट मैचेस खेलने हैं अगर आप दूसरी टीम कंपेयर करें। सेकेंडली आपने एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, उस तैयारी के लिए क्या प्लान है इनके पास? आपके पास अफगानिस्तान सीरीज है वनडे के लिए, उसके अलावा कौन सी सीरीज आप लोगों ने प्लान किया है? ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट से। वैसे हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।